So, engineers, now I am moving toward the open circuit and short circuit test. तो आज के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि मैं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ट्रांसफार्मर का तो ख़त्म कर दूंगा, एफिशिएंसी तक मैं कवर अप कर दे रहा हूँ, लेकिन कीपिंग इन माइंड द क्रेज़ ऑफ गेट, यानी कि गेट के क्रेज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल फर्स्ट, यानी कि हम क्वेश्चंस लेंगे अकॉर्डिंग टू गेट और उस क्वेश्चन के मुताबिक ही हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम करेंगे, यानी कि हमारा जो काम होगा दैट नॉट बी ऑन थ्योरी बेस्ड और that will not be on the theoretical work only, it will be related to our exams। क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कैसे करोगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, और वैसे भी आप लोग थ्योरी पढ़ के अब तक बोर हो चुके हैं, तो इसको एप्टीट्यूड लेवल पर लेकर चलना चाहता हूँ, ये मेरी प्लानिंग है। तो अब चूँकि ट्रांसफार्मर हमने शुरू कर दिया था, तो ट्रांसफार्मर हम फिनिशअप करेंगे एंड देन आफ्टर आई विल टेक एवरी टॉपिक एज पर न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर उससे रिलेटेड थ्योरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिलेटेड थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा वहीं पर एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच होगा, तो शायद आपको भी करने में मज़ा आए और मुझे भी कुछ बताने में आपको अच्छा लगे। अदरवाइज़ इतनी सारी बातें तो आप पढ़ के ऑलरेडी बोर हो ही चुके हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, और ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम चलते हैं कहाँ पर, तो ओपन सर्किट टेस्ट की तरफ। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बता दिया था, बहुत सारा कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में कि ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, ये बता दिया था। तो आज हम सीधा चलते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर ही। सो लास्ट लेक्चर में सब सारी चीज़ आपको मैंने बता दिया था, अब आज मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, है ना। सो नाउ मैं अब लेता हूँ एक ट्रांसफार्मर, ठीक, दिस इज़ योर ओसी टेस्ट। मैं ओसी टेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट। एक हमने ट्रांसफार्मर लिया और ये इसकी ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग हमने ले ली, दिस इज़ द सेकेंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब बात आती है कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया और इसी वाइंडिंग में यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया और यहाँ पर एक क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर ऐड कर दिया। करंट कॉइल इसका यहाँ पर, दिस इज सीसी एंड दिस इज पीसी, एक करंट कॉइल और एक आपका, और ये हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज से सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा नॉब बनाते हैं और ये हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर होगा एंड दैट विल बी कॉल्ड एज वेरिएक, इसको हम वेरिएक बोलेंगे। ये हमारा वेरिएक है, यानी कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर है जिससे कि हम सप्लाई देंगे। सो सबसे पहला कंडीशन बताया था मैंने कि नो लोड टेस्ट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन वेयर, ऑन लो वोल्टेज साइड। ट्रांसफार्मर है आपका, रेटेड वोल्टेज साइड है, यानी कि एक LV होगा और एक HV होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम किधर करेंगे, तो हम LV साइड पर करते हैं, LV साइड पर, और HV साइड को हम ओपन रखते हैं, ठीक है। HV साइड विल बी ओपन, दिस विल बी ओपन सर्किट, ठीक। ये हमने LV को ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पे करते क्या, यहाँ पर हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हियर वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज, है ना। ये मैंने आपको बता दिया था रेटेड वोल्टेज क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा ये लो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज यूज़ करेंगे ताकि इतने ये सब लैब्स में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो सकें। ये LV मतलब हमारे लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो 300 वोल्ट, 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। 1100 वोल्ट का वोल्ट मीटर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 300 मिलेगा। और आपको एम्पियर अगर पढ़ना हो तो 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर आपको ऐसे एमीटर्स मिल जाते हैं। 1000 एम्पियर पढ़ने वाला एमीटर नहीं मिलेगा आपको,
100 एम्पियर पढ़ने वाला एमीटर आपको नहीं मिलेगा लैब में। तो इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से, जो इंस्ट्रूमेंट आपके अवेलेबल है लैब में, उसके लिहाज से हम इसको रेटेड वोल्टेज पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर रेटेड वोल्टेज परफॉर्म करते हैं। सो वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज ऑफ LV वाइंडिंग, ठीक है, कीपिंग, क्या करेंगे, कीपिंग HV साइड ओपन, यानी कि हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन कर देंगे। इसको हमने ओपन कर दिया, ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग LV HV को आपने ओपन कर दिया, लो वोल्टेज। अब जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, जब आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर की इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू नो लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या क्या रीडिंग आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो आपको मिलेगी V इज इक्वल टू वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, V नॉट लिख दें, V नॉट इज इक्वल टू वोल्ट मीटर रीडिंग। तो ये क्या रीडिंग करेगा, तो ये हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेटेड वैल्यू आपका रीड करेगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेटेड वैल्यू आपको ये रीड करके दे देगा, ठीक है। एमीटर क्या रीड करेगा, दिस आई नोट इज एमीटर रीडिंग, दिस इज एमीटर रीडिंग, ये क्या रीड करेगा, तो दिस विल रीड नो लोड करंट, नो लोड करंट। अब क्वेश्चन ये आती है, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नो लोड करंट। तो नो लोड करंट जो आपकी होगी रेटेड करंट की, दिस इज इक्वल टू 2% टू 6% ऑफ रेटेड करंट, ठीक है। तो इस वाइंडिंग में, लो वोल्टेज वाइंडिंग में जो आपका रेटेड करंट फ्लो करेगा उसका 2 से 6% अगर निकालिएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपका एमीटर पढ़ेगा, ठीक है। तो आपने आई नॉट दे दिया, ठीक है। अब बात आती है W नॉट क्या रीड करेगा, तो W नॉट इज इक्वल टू वॉट मीटर रीडिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या रीड करेगा, वॉट मीटर आपका क्या रीड करेगा, तो वॉट मीटर आपका रीड करेगा दिस विल बी इक्वल टू V नॉट I नॉट एंड कॉस फाई नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू IC स्क्वायर RC। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू V नॉट I नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। आई होप बोर्ड आपको दिख रहा है साफ, यस, आपका बोर्ड क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है ये आपने कैलकुलेट कर लिया, सो आपको W नॉट मिल गया, तो वॉट मीटर वोल्टेज सबकी रीडिंग मिल गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वॉट मीटर क्या रीड करेगा, क्या रीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग भी होगी और यहाँ पर कोर भी होगा। तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या रीड करेगी, वाइंडिंग को रीड करेगी, वाइंडिंग के ड्रॉप को, या कोर के ड्रॉप को, कोर के बारे में। तो अब यहाँ देखिए ये क्या करेगा, सिंस आप बोलेंगे सिंस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, लीकेज रिएक्टेंस of primary winding is very small in comparison to magnetizing branch, ठीक है। तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का बहुत स्मॉल होगा और सेकेंडरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन कंपैरिजन टू मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। तो हमारा वॉटमीटर क्या पढ़ेगा, सो वॉटमीटर रीड्स ओनली, सो वॉटमीटर रीड्स पावर कंज्यूम्ड इन मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। सो वॉटमीटर क्या पढ़ेगा, प्राइमरी वाइंडिंग का आपने तो एक सिरे से नकार दिया, तो अब पढ़ेगा क्या, तो आपका वॉटमीटर सिर्फ पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेगा, तो आपके मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को पढ़ेगा, आपका प्राइमरी वाइंडिंग नेग्लेक्ट कर देगा और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई मतलब नहीं बनता। तो ज़रा देखें ज़रा इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। जिसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखा जाए कायदे से, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनना चाहिए, ये RC, ठीक है, ये आपका JXM मैग्नेटाइजिंग ब्रांच हो गया, ठीक है ना, ये, और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि ये R1 हो गया आपका, और ये आपका ये JX1।
तो हमने आरपी एक्सपी लिया है, तो आप भी आरपी एक्सपी लीजिए। क्यों चेंज करना चाहते हैं? ये ऐसा हो गया, ये वाइंडिंग आपका ये रिप्रेजेंट करता है ना, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका आई नॉट हो गया। दिस विल बी इक्वल टू आई पी, आपका आई नॉट जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया। और सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको जो आपने ये लगा रखा है आर एस और जे टाइम्स एक्सेस, ये आपका बेकार है, बिकॉज आई एस की जो वैल्यू होगी दिस जीरो, और ये आपका क्या है, ओपन सर्किट है, यहाँ पर ओ सी ओपन सर्किट है, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग तो आपकी खत्म होगी। अगर इसके कंपैरिजन में बात करें हम, इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ ये डोमिनेट करेगा, वाटमीटर सिर्फ इसको पढ़ेगा। अब सिंपल सी बात आती है, मैथमेटिकली आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आपको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर 100 ओम और 2 ओम को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितना होगा, 102 ओम, यानी कि 200 एंड डिवाइडेड बाई कितना मिला आपको, 200 डिवाइडेड बाई 102, तो ये कितनी आएगी, ये 2 ओम आती है ना, ये आपका पैरेलल में कनेक्शन मिल जाता है, ठीक। तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई, ओके। अब अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये 100 ओम और 2 ओम, तो ये कितना होगा, 102 ओम। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 100 ओम, बिकॉज 2 ओम इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, अब ये क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से ना होकर, जैसा हमने इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ किया था, इक्विवेलेंट सर्किट मैंने कैसे ड्रॉ किया था हमने आरपी लिया था, ये हमने जे टाइम्स एक्सपी लिया था, यहाँ पर आपने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच दिया था, है ना, ये आपका मैग्नेटाइजिंग ब्रांच था, दिस वाज जे एक्स एम, और ये हमारा ऐसा आया था, और यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया था, है ना, और ये आपका ईपी मिला था आपको यहाँ से, ये आपका आईसी, और ये आई नॉट, और ये यहाँ से सेकेंडरी आपने कनेक्ट किया था जे एक्सेस एंड दिस वाज आर एस, और ये आपका V2 टर्मिनल था। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने इसको ओपन कर दिया, तो इसका मतलब कि IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर IS की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पोटेंशियल ड्रॉप खत्म हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा अगर इसको और हम रेक्टिफाई करें और इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो हम इसको अगर ड्रॉ करें तो हमारा क्या आएगा, देखिए तो ज़रा, अगर हम इसको ड्रॉ करें अब, तो हमारा सर्किट डायग्राम कैसा आना चाहिए, हमारा सर्किट डायग्राम आना चाहिए, दिस इज आवर V1 जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है ना, और ये हमारा क्या आ गया, RP आ गया, ये हमारा क्या आ गया, JXP आ गया, और ये क्या होगा, ये हमारा RC आ गया, और ये हमारा JXM आ गया, ठीक, और ये हमारा ओपन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये IP और ये हमारा I नॉट, ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है। और सीरीज में क्या कहा जाता है कि सीरीज में अगर 100 और 2 को अगर जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 100 ओम, यानी कि इसकी 2 ओम हो गई और इसकी 100 ओम हो गई। तो अब ये वाटमीटर किसको पढ़ेगा, तो वाटमीटर इसको भी नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ये क्या है, RP प्लस JXP इज स्मॉलर देन RC पैरेलल JXM। इसके कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस जो है हमारी बहुत ही कम है। तो अब क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये अब खत्म मिल जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला दिस इज EP और दिस इज ES, ये आपको मिला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि वाटमीटर क्या पढ़ेगा, सो वाटमीटर सिर्फ पढ़ेगा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की पावर को, ठीक है। यानी कि आपकी दोनों, एक तो ओपन सर्किट की वजह से खत्म हो गई और दूसरा छोटा होने की वजह से खत्म हो गई, है ना, यानी कि इसकी नेग्लिजिबल वैल्यू होने की वजह से ये खत्म हो गई। तो ओपन सर्किट क्या मिलेगा, ओपन सर्किट से सिर्फ आपको मैग्नेटाइजिंग ब्रांच पैरामीटर मिलेंगे, और आपको जो वाटमीटर रीड करेगा सिर्फ मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की पावर को ही रीड करेगा। तो यानी कि पूरी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो ओपन सर्किट से मिलती है। वाटमीटर क्या रीड करेगा, तो वाटमीटर हमारा रीड करेगा, देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, इंडक्टर में वॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो वॉट गया कहाँ, तो वॉट जाएगा तुम्हारा RC में, यानी कि आपको जितना भी पावर आपको मिलेगा, जितना भी वाटमीटर आपका रीड करेगा, वो सब का सब आपका रीडिंग किसका होगा, RC का। और RC किसको रिप्रेजेंट करता है, कोर को। इसका मतलब कि कोर में जो लॉस हो रही है उसको कौन रीड आउट कर रहा है, तो आपको वाटमीटर रीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लॉस की बात करते हैं कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं, तो 3 तरह के लॉसेस मैंने बताई थी आपको, हिस्टेरिसिस,
एडी करंट लॉस एंड ओमिक लॉस। तो कोर लॉस में मैंने आपको दो बताया था। कोर लॉस में क्या क्या बताया था, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये कोर लॉस को रीड करेगा, तो कोर लॉस आपको मिल गया। ठीक, अब दूसरा आपको ओमिक लॉस कहाँ से मिल जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मिल जाएगा। तो ये आपको कोर लॉस देगा। और कोर लॉस किसके बराबर होगा, जो आपकी वॉटमीटर की रीडिंग है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कोर लॉस। ठीक है, आपको सारी बातें मिल गई। ठीक है, फाइन। अब इसकी मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि फेजर डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधा कैलकुलेशन पर आते हैं, है ना। तो हमारी वॉटमीटर की रीडिंग क्या थी, तो W0, अब समझ में आ गया ये। सो W0 तो हमारी वॉटमीटर की रीडिंग थी। सो दिस विल बी इक्वल टू V0 I0 एंड cos phi नॉट। ठीक है, क्योंकि ये R और X तो रहेगा, तो फाई हमारा लैग करेगा ही करेगा। ठीक है, ये क्या रीड करेगी, ये हमारा वॉटमीटर रीड करेगा। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें IC करंट जा रहा है, इसमें IM करंट जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर अप्लाइड इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा सर्किट थ्योरी में। सो IC स्क्वायर RC आपको ये पावर आ जाएगा। ये आपकी वॉटमीटर की रीडिंग आ गई। ठीक है, फाइन। अब IC कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ तो यानी कि ये जो आपका वोल्टमीटर की रीडिंग है, सो V0 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू EP। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर वोल्टमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर रीडिंग, है ना। ये वोल्टमीटर रीडिंग है, ये किसने के बराबर है, तो रेटेड वोल्टेज ऑफ LV वाइंडिंग, रेटेड वोल्टेज ऑफ LV वाइंडिंग। ठीक है अब देखो IC की वैल्यू क्या होगी, सो IC विल बी इक्वल टू EP बाई RC, और EP भी सब बराबर है। सो दिस इज V0 अपन RC से हमको RC मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे को IM कैसे मिलेगा, सो IM को हम कैसे लेंगे, EP डिवाइडेड बाई JXM, है ना। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको IM मिल जाएगा। और I0 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू IC स्क्वायर IM स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये भी मिल गया, ICM भी मिल गया, RC आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब लगे हाथ इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको भी रब कर रहा हूँ मैं, ये गया, ये आपका मैंने रब कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम अगर इसको ड्रॉ करें हमारा, तो दिस इज आवर फाई नॉट, है ना, ये फाई एम कह लीजिए आप, और ये हमारा EP और ES आ गया। और इसके बराबर अगर हम EP ले लें माइनस EP, तो EP के बराबर हमने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, तो EP हमारा यहाँ पर आ गया, ये EP, और यहाँ से यहाँ यही आपका क्या है, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है। ठीक है, EP। ठीक, अब देखिए ये cos फाई नॉट है, तो cos फाई नॉट क्या होगा, तो V0 I0 के बीच की एंगल होती है। cos फाई नॉट इज द एंगल बिटवीन V0 एंड I0। ठीक है, तो सबसे पहले आप IC लोगे, तो आप IC ले लिया आपने, ये क्या हो गया आपका IM आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने ले लिया दोनों की वैल्यू, है ना, IC IM, ये आपको मिल गया क्या, I0 आपको मिला हुआ है, यानी कि आपका वोल्ट मीटर वो एमीटर की जो रीडिंग है आपका I0 मिला हुआ है ऑलरेडी, I0 है आपके पास, ये आपका V0 है और ये I0 है, ये क्या होगा, ये दिस विल बी योर फाई नॉट। ठीक है, अब जब आपको फाई नॉट मिल गया, तो हम क्या IC का कंपोनेंट, अब यहाँ पे हमारे को नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम IC कंपोनेंट ले सकते हैं, मिल सकता है, यस मिल सकता है। कैसे मिलेगा, IC इज इक्वल टू I0 cos फाई नॉट, है ना, और IM इज इक्वल टू क्या होगा, I0 साइन फाई नॉट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको IC की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही आपका IC और IM मिल गया, यहाँ से RC मिल जाएगा और यहाँ से JXM मिल जाएगा। EP आपको मिला ही हुआ है, EP किसके बराबर है, तो V0 बाई XM कर लीजिए, ये मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप। ठीक है, इट इज मैग्नीट्यूड। तो आपको सारे कंपोनेंट्स मिल गए। ठीक है, और वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या आपको कोर लॉस भी मिल गया, तो ओपन सर्किट टेस्ट से क्या क्या मिला आपको, कोर लॉस मिल गया, आपको मिल गया मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के सारे पैरामीटर्स I0 फाई नॉट सब टोटल। ठीक है, ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट हो गया। सो ओपन सर्किट टेस्ट को कंप्लीट करने में हमारे को 19 मिनट लग गए। ठीक है, अब आइए हम शॉर्ट सर्किट पे चलते हैं। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन
HV side keeping LV short circuited। ये भी बताया था किस पर, एट रेटेड करंट, एट रेटेड करंट ऑफ HV वाइंडिंग, HV वाइंडिंग एंड only 2% to 12% of the rated voltage will be sufficient to circulate rated current of HV वाइंडिंग। ठीक है, ये है ये आपका आ गया। तो अब आपका रेटेड करंट होगा, तो रेटेड करंट ऑब्वियस है, हाई वोल्टेज का रेटेड करंट कम होगा, तो एमीटर से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज आपका कम है, वोल्टेज आपका कम है तो आपका वोल्टमीटर क्या पढ़ेगा, सो वोल्टमीटर अब यहाँ पर आपके मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के वैल्यू को नहीं पढ़ेगा। अब वोल्टमीटर जो मैक्सिमम वोल्टेज पढ़ेगा वो किसका पढ़ेगा, तो आपके दोनों वाइंडिंग का इक्विवेलेंट वोल्टेज पढ़ेगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे। एक चीज़ और, रीडिंग यहाँ पर बहुत फास्ट लेते हैं। ठीक है, readings are taken very quickly, okay, क्यों, to avoid the damage of winding। यानी कि हाई करंट फ्लो होगा, अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दीजिएगा तो I²R लॉस हो जाएगी, और I²R लॉस होने की वजह से हीटिंग हो जाएगी, और हीटिंग होने की वजह से आपका वाइंडिंग इंसुलेशन फेल हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ट्रांसफार्मर डैमेज कर जाएगा। तो रीडिंग बहुत जल्दी लेते हैं यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि रीडिंग हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी लेते हैं। अब आपके हम दोनों सिर्फ वाइंडिंग हम बनाते हैं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट सर्किट एंड टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ गया वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये LV को आपने शॉर्ट किया, LV इज शॉर्टेड, ये शॉर्ट हो गया, एमीटर ला के शॉर्ट कर दो, और क्या, एमीटर ला के शॉर्ट कर दो, LV आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका HV है, ये आपका वोल्ट मीटर पढ़ेगा, वोल्ट मीटर, एंड दिस इज योर एमीटर, ये एमीटर रीड करेगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर आप एक वेरिएबल वोल्टेज से, वेरिएक से आप क्या सप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ, और जैसे जैसे नॉब, वेरिएक से नॉब धीरे धीरे चेंज करते जाओगे, और जैसे ही यहाँ पर रेटेड करंट मिलेगा, जैसे ही एमीटर पे देगा रेटेड करंट, उसी वक्त हमने वाटमीटर, और सर यहाँ पर वाटमीटर लगाना भूल गया मैं, ये आपको वाटमीटर लगेगा यहाँ पर, दिस इज वाटमीटर, ये आपको वाटमीटर रहेगा। ठीक है, और उसी वक्त जल्दी से हम वाटमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग हम ले लेंगे, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने हम इक्विवेलेंट सर्किट पर आते हैं। जो अपने इक्विवेलेंट सर्किट की हम बात करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू RP, दिस विल बी इक्वल टू JXP। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पैरेलल में आ गया आपके, ये आ गया पैरेलल में। ठीक है ना, और ये क्या आ गया आपका, ये आपका RS आ गया, और ये आपका J टाइम्स RS आ गया, और ये आपका V2, और इसको आपने शॉर्ट कर दिया है ना, शॉर्ट कर दिया है। तो ये आपका यहाँ पर क्या फ्लो करेगा, IS फ्लो करेगा, दिस इज I0 और IP। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक हाई रेजिस्टेंस से एक लो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कौन सा मिलेगा, आपको लो रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि ये गया काम से, ये आपका पिक्चर में नहीं आएगा। अभी देख लीजिएगा, ये 100 ओम है और ये 2 ओम है, तो 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102, तो 200 डिवाइडेड बाई 100, 102, तो कितना आएगा, 2 ही ओम के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गया काम से, और ये दोनों सिर्फ आपको किस में रहेंगे, आपके सीरीज में आ जाएंगे, है ना। तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये यहाँ पर अब आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। वाटमीटर क्या पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज योर VSC शॉर्ट सर्किट, ये आपका ISC करंट पड़ेगा, और ये पूरा आपका इम्पिडेंस पड़ेगा। फाइन,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस voltage applied is less, voltage applied is very less, so wattmeter will be dominated by, or ammeter will read the value of power consumed in leakage reactance, in leakage impedance of the transformer, leakage impedance of the transformer. ठीक है ना, ठीक, neglecting the magnetizing branch loss, the magnetizing branch power. ठीक है, नाउ अब आपको क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर, सो हम लेंगे VSC, VSC इज इक्वल टू, हम बोलते हैं कि दिस इज वोल्टमीटर रीडिंग, ठीक है। ISC को कहते हैं कि दिस इज आवर एमीटर रीडिंग, ठीक है। एंड WSC को कहते हैं हमारा वाटमीटर रीडिंग। तो कंडीशन आपको सारी चीज़ें मालूम हो गई, रेटेड वोल्टेज पर करेंगे हम, और ओनली 2% से 12% तक की वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड होगी, और वही आपका सर्कुलेट कर देगा। जल्दी से ले लेंगे आप रीडिंग, ताकि आपका ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो, और इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये मिलेगा। और रीडिंग आपको किसकी मिलेगी, तो लीकेज इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो हम क्या करें, इसको रब करते हैं, इसको, ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको रखते हैं। आइए, सो अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा इंपीडेंस है, वोल्टमीटर ये है, एमीटर आपका ये है ना, वोल्टमीटर एमीटर ये है। तो ZSC क्या होगा, ZSC इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये क्या होगा, VSC डिवाइडेड बाई ISC, यानी कि वोल्टमीटर रीडिंग एंड डिवाइडेड बाई एमीटर रीडिंग। ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ZSC मिल गया आपको। आपने कहा पावर, तो WSC क्या रीड करेगा, सो वाटमीटर रीडिंग, ये क्या देगा आपको, सो वाटमीटर रीडिंग ऑब्वियस है, रिएक्टेंस की पावर को नहीं पढ़ेगा, किसका पढ़ेगा, तो हमारा किसका, रेजिस्टेंस की पावर को पढ़ेगा। तो ये क्या लिखेंगे, ISC स्क्वायर R इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना, दिस इज वॉट, सिर्फ इतना ही पढ़ेगा ये, ठीक है। ये आपने लिख लिया। नाउ अब आपको ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप R इक्विवेलेंट आपको मिल गया, तो R इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, वाटमीटर की रीडिंग एंड डिवाइडेड बाय एमीटर की रीडिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। अब R, तो Z भी यहाँ मिल ही गया आपको, एंड दिस ZSC इज नथिंग बट Z इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, equivalent impedance of the transformer. So what will be X equivalent? X equivalent will be equal to under root ZSC whole square minus R equivalent, ठीक है। and this is equal to copper loss of the transformer, ये भी कौन सा, रेटेड करंट पर, रेटेड करंट कॉपर लॉस। तो आपको कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर का मिल गया, किससे, वाटमीटर की रीडिंग से, ठीक है। और किसने क्या क्या दे दिया आपको, तो कॉपर लॉस दे दिया, और आपको ट्रांसफार्मर की लीकेज इंपीडेंस, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू इसने दे दी। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, देयर आर नो मेथड टिल डेट टू डिवाइड द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जब भी मिलेगा वो ये इक्वल मिलेगा। अगर आपको अलग अलग करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर वेल डिजाइन ट्रांसफार्मर, फॉर वेल डिजाइन ट्रांसफार्मर आप ये कह सकते हैं कि XP विल बी इक्वल टू XS विल बी इक्वल टू X इक्विवेलेंट बाई 2, इतना ले सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ तब। अदरवाइज कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है इसके कैलकुलेट करने का। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम अब बात करते हैं लॉसेस की।
लॉसेस में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं और उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा एफिशिएंसी पर, और एफिशिएंसी के बाद आपका ट्रांसफार्मर का ये थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉसेस की, लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, फर्स्ट लॉस है आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एंड सेकंड इज हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। ये हम अभी डिटेल बात करेंगे इसका बाद में प्रॉब्लम के साथ, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब। फिलहाल हम बात करते हैं एडी करंट लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू पी एंड दिस इज के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू बी, टी थिकनेस, वी वॉल्यूम, बी एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर वॉट। ठीक है, एंड के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यानी कि आपका एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करेगा, तो इतनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हम पीएच की बात कर लें, अगर हम पीएच की बात करें तो हम यहाँ केज लिखेंगे एफ एम बी एम टू द पावर एक्स एंड दिस इज वी, दिस इज वॉट। ठीक है, ये हमारा हिस्टेरिसिस लॉस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारे को क्या देते हैं, ये देते हैं कांस्टेंट लॉस और कोर लॉस और नो लोड लॉस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये तीनों नाम है इसके। ठीक है, और आयरन लॉस भी कहते हैं इसको, और आयरन लॉस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन लॉस। ठीक है, तीसरी हमारी आती है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, एंड दिस इज इक्वल टू I2E इक्वलेंट यानी कि लोड करंट, सो आई एस स्क्वायर इंटू RE2 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, ये हमारी कॉपर लॉस आती है। ठीक है, सो दो तरह के आपको पूरे मिल जाएंगे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, दोनों मिलके हमारे को देते हैं आयरन लॉस, एंड आयरन लॉस इज इक्वल टू P प्लस पी एच। अभी से बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन मिलेंगे, हम बाद में इसको कैलकुलेशन कराएंगे आपको टोटल। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए, एफ एम एफ and this is Estinmid's constant, x is called Estinmid's constant, x is Estinmid's constant, Estinmid's constant और इसकी वैल्यू आप 1.2 से लेकर 2 इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1.2 से लेकर 1.8 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको दी हुई है एक वैल्यू इसकी, तो इसके वैल्यू को सोचने की बात नहीं है, लेकिन एस्टिमेट कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही बात करेंगे। अब आइए, हम जब लॉसेस की बात कर चुके हैं, लॉसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, बाद में देखेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। ठीक है, सो दिस इज ईटा, ईटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर एंड डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंटू 100। सो आउटपुट पावर को लेते हैं x ES IS cos phi एंड डिवाइडेड बाई x ES IS cos phi प्लस PI आयरन लॉस एंड x स्क्वायर PCU इंटू 100, ये लेते हैं। x स्क्वायर, व्हाट इज x? x वो एस्टिमेट कांस्टेंट नहीं है, x यहाँ पर हम लेंगे, x इज कॉल्ड लोड फैक्टर, x इज कॉल्ड लोड फैक्टर। एट फुल लोड की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अगर हम एट हाफ लोड की बात करेंगे, एट हाफ लोड, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू हाफ लेंगे, तो हम x की वैल्यू हाफ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अब आइए यहाँ पर, तो हम आपको ES IS को हम क्या लिखते हैं S, यानी कि KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हम KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कहते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू EP इंटू IP। तो हम एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं XS cos phi एंड डिवाइडेड बाई XS cos phi एंड प्लस PI एंड x स्क्वायर PCU इंटू 100, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
एफिशिएंसी। ठीक है, हम इतनी बात करते हैं न्यूमेरिकल के बाद, हम न्यूमेरिकल के साथ ही इसको हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट करने को, कि आप एक ड्राइव कीजिए कि हमारे मैक्सिमम कंडीशन की क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे ईटा को विथ रिस्पेक्ट टू I2। I2 का मतलब लोड करंट, यानी कि IS के रिस्पेक्ट में। और ईटा हमारा क्या है, ईटा हम लेंगे S ES IS cos phi एंड डिवाइडेड बाई S X ES IS cos phi एंड प्लस PI एंड X स्क्वायर IC स्क्वायर RE2। ठीक है, ये लेंगे। इसको हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे DIS, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे, ये जब आप जीरो से इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा PI इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर IS स्क्वायर RE2, ये आपको मिलेगा। यानी कि आपको मिलेगा आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स PCU मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको मिलेगा IS आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स PCU। फाइन, तो ये हमारे को यहाँ पर मिलना स्टार्ट आपका। सो आइए सो PI इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCU, ये आपका आ गया कंडीशन, यानी कि किस लोड पर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई PCU, राइट, PI डिवाइडेड बाई PCU, यानी कि ये हमारा वो लोड करंट है, दिस इज द लोड करंट एट विच maximum efficiency occurs। ये वो लोड करंट है जिसमें हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर कर रहा है। ठीक है, सो ये x इज इक्वल टू एक्स हमारा ये लोड फैक्टर आ गया, यानी कि x विल बी इक्वल टू अंडर रूट PI अपॉन PCU। यहाँ से एक कंक्लूजन और बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन निकलता है, वो आपको मैं बता दूं। तो PI इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCU का क्या मतलब हुआ कि यानी कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या मिलेगा, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ये हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस आ गया। आइए एक बात और देखें हम, जैसे आपने कहा कि ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके फाइन, आ गई आपकी। सो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई अंडर रूट, है ना, PCU, यानी कि IS स्क्वायर एंड दिस इज RE2। ठीक है, फाइन। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स हमने लिख दिया। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें और ये हम अगर I2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर PI इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर IS स्क्वायर RE2 भी तो लिख सकते हैं। तो हम अगर लोड करंट की बात करें तो लोड करंट हमारा कितना होगा, सो लोड करंट विल बी इक्वल टू PI एक्स स्क्वायर RE2 के बराबर रहेगा। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट। फाइन, अब अगर हम बात करते हैं और ये एक्स स्क्वायर हमारा आ गया, तो यहाँ पर अगर हम लिख दें ऐसा कि हमने IFL से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि IFL ले लिया यहाँ पर अंडर रूट, दिस इज PI, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, IFL स्क्वायर RE2, है ना।
ठीक। और x की वैल्यू को हमने कह दिया कि दिस इज x इज इक्वल टू 1, आप x इक्वल टू 1 ले लो, यानी कि रेटेड लोड ले लो, रेटेड लोड, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, रेटेड कंडीशन पर। अब जब रेटेड कंडीशन पे इतनी वैल्यू आएगी तो आप क्या ले सकते हो, दिस इज IFL फुल लोड करंट यानी कि रेटेड करंट, ठीक है ना, PI डिवाइडेड बाई IFL स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर आएगा, दिस विल बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। ये आपका फुल लोड कॉपर लॉस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी अंडर रूट PI डिवाइडेड बाई IFL स्क्वायर एंड RE2, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि ES से मल्टीप्लाई कर दिया, ES से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू PI डिवाइडेड बाई IFL स्क्वायर RE2, ये लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं KVA एट मैक्सिमम ईटा, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा रेटेड KVA हो सकता है, रेटेड KVA है ना, और इनटू ये क्या हो सकता है, इनटू x, ये किसने के बराबर आ जाएगा, ये हमारा x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला, KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेटेड KVA इंटू x। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू KVA कौन सी, रेटेड एंड इनटू x, x क्या है, सो KVA रेटेड टू अंडर रूट PI अपॉन PCU, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो एक कंडीशन ये पूछा जाएगा, एक कंडीशन ये पूछा जाएगा, एक कंडीशन ये पूछा जाएगा, और एक कंडीशन ये पूछा जाएगा। एक कंडीशन और पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, अब ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूछा जा सकता है कि फॉर कांस्टेंट लोड करंट, फॉर कांस्टेंट लोड करंट, ठीक, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, ठीक है, व्हेन, ठीक है, कांस्टेंट लोड करंट, लोड करंट आपका कांस्टेंट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर लोड करंट ही कांस्टेंट हो गया तो आपका जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन फाई एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन PF, पावर फैक्टर एंगल, लोड पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल ऑफ लोड, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos फाई इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पर आपको, यूनिटी पावर फैक्टर पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी, यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम एफिशिएंसी occurs at कांस्टेंट लोड करंट। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं आप कि किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिटी पावर फैक्टर पर अगर लोड करंट कांस्टेंट होगा तो यूनिटी पावर फैक्टर पर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर कर सकती है, ठीक है। सो अब हम आएंगे सीधा, हम अपने प्रॉब्लम की तरफ लेके चलेंगे आपको, और डायरेक्ट हम अपनी प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात कराएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।